नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी में आज मैं हूँ भारती कुमारी। विश्व क्लासिक साहित्य में आज आप सबको सुना रही हूँ फ्रांसीसी लेखक बाल्जाक की लिखी हुई कहानी रेगिस्तान में प्रणय। ये कहानी मूलतः फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई है, जिसका अनुवाद किया है बालकृष्ण ने। जब हम श्री मार्टिन के जंगली पशुओं के संग्रह को देखकर बाहर निकले तो मेरी मित्र कहने लगी, ओह कितना भयंकर तमाशा था। साहसी मार्टिन ने अपने छोटे से सर्कस में लकड़बग्घों के खेल दिखाए थे। कुछ क्षण रुककर वह पुनः बोल उठी, पर सवाल यह है कि वह इन भयंकर जंतुओं को आखिर सिधाता किस तरह से है। उसे कैसे विश्वास हो जाता है कि जंतु उससे इतना स्नेह करने लगे हैं कि वे उसे। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, जिस बात पर तुम्हें इतना आश्चर्य हो रहा है और जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, वास्तव में वह बड़ी सीधी सादी बात है। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट मानो कह रही थी, तुम बिल्कुल बेसिर पैर की बात कर रहे हो। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, यह तो तुम भी मानती होगी कि पशु नितांत भावना ही विहीन नहीं होते, बल्कि सच्चाई तो यह है कि हम लोग उन्हें आधुनिक सभ्यता की बुराइयों के अतिरिक्त शायद और कुछ नहीं सिखा सकते। मेरी अंतिम बात सुनकर वह चकित रह गई। मैंने कहा, मैं मानता हूं कि मार्टिन को पहले देखकर मुझे भी उतना ही आश्चर्य हुआ था जितना तुम्हें। मैं एक बूढ़े सिपाही के पास खड़ा हुआ था जिसकी एक टांग कटी हुई थी। वह और मैं, हम दोनों तमाशा देखने के लिए लगभग साथ ही मार्टिन की जंतुशाला के अंदर गए थे। मैं सैनिक की शक्ल सूरत से बहुत प्रभावित हुआ। उसके चेहरे पर निर्भीकता के भाव थे। युद्धों की छाप भी उसके चेहरे पर स्पष्ट परिलक्षित हो रही थी। नेपोलियन की सारी लड़ाइयां उसके माथे पर मानो लिखी हुई थी। निश्चलता और स्वच्छंदता उसकी मुद्रा से व्यक्त हो रही थी। मुझे किसी भी व्यक्ति में ये दो गुण बड़े अच्छे लगते हैं। निसंदेह वह उन पुराने सैनिकों में से था जो किसी भी बात पर चकित नहीं होते और प्रत्येक बात पर हंस सकते हैं। यहाँ तक कि किसी साथी की मृत्यु पीड़ा पर भी वे अट्टहास कर सकते हैं और मृत्यु के बाद उसे समान रूप से हंसते खेलते लूट सकते हैं या दफना सकते हैं। ये लोग उपेक्षा भाव से बंदूक की गोलियों का सामना कर सकते हैं। निसंदेह वह सैनिक उन लोगों में से था जो किसी बात पर सोच विचार करने में अपना समय नष्ट नहीं करते और जो स्वयं शैतान से भी मित्रता गांठने के लिए सदा तैयार रहते हैं। जब मार्टिन सर्कस के बीच में उतरा तो सैनिक ने बड़े ध्यान से उसका निरीक्षण किया और फिर घृणा के साथ अपने ओंठ बाहर की ओर निकाल दिए, जैसे कोई श्रेष्ठ आदमी किसी मूर्ख को देखकर करता है। जब मैंने तनिक बल देकर कहा कि मार्टिन निस्संदेह एक वीर और साहसी व्यक्ति हैं, तो सैनिक ने मुस्कुराकर अपने कंधे मटका दिए। मैं पहले भी इस प्रकार की बात सुन चुका हूं, वह बोला। क्या मतलब? यदि आप मुझे समझा सकें कि वह किस तरह इन हिंसक जंतुओं को वश में कर सकता है, तो मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा। हमने एक दूसरे को अपना अपना परिचय दिया। फिर हम एक रेस्तरां में चले गए। एक बोतल शैंपेन और थोड़ी सी मिठाई ने सैनिक की स्मरण शक्ति को शीशे की भांति साफ कर दिया। उसके बाद उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। उसकी कहानी सुनने के बाद मैं मान गया कि सर्कस में उसने अपना जो व्यवहार प्रदर्शित किया था वह उचित ही था। उसके बाद मैंने अपने मित्र को सैनिक की कहानी सुनाई, जो इस प्रकार है। जनरल तीसे की उत्तरी मिस्र की मुहिम के दौरान अरबों ने फ्रांस निवासी उस सैनिक को पकड़ लिया और वे उसे नील नदी के विशाल जलप्रपातों से भी परे वाले रेगिस्तान में ले गए। वे बराबर तेजी से आगे बढ़ते गए
ताकि उनके और फ्रांसीसी सेना के बीच काफी फासला हो जाए। अंततः सांझ होने पर वे एक स्थान पर रुक गए। उस स्थान पर एक झरना था जो चारों ओर से खजूर के पेड़ों से घिरा हुआ था। वहां उन्होंने पहले से ही खाने पीने का कुछ सामान छिपा रखा था। अरबों को पक्का विश्वास था कि ऐसे बीहड़, सुदूर और निर्जन स्थान से उसका बंदी कभी भी भागने का प्रयास नहीं करेगा। अतः सावधानी के तौर पर उन्होंने उसके हाथ तो बांध दिए, किंतु वैसे ही खुला छोड़ दिया। झरने के किनारे बैठकर अरबों ने खजूर खाए, अपने घोड़ों को जौ खिलाया और फिर सोने के लिए वहीं लेट रहे। जब बंदी ने देखा कि उसके शत्रु गहरी निद्रा में मग्न हो चुके हैं, तो उसने चुपके से एक कटार को अपने दांतों से पकड़ा, उसका दूसरा सिरा अपने घुटनों के बीच में दबा लिया और जिस रस्सी से उसकी कलाइयां बंधी हुई थी उसे कटार से रगड़कर काट डाला। अब वह पूर्णतया स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र होते ही उसने एक राइफल, एक छुरा, थोड़े से खजूर और जौ तथा कुछ कारतूस और बारूद उठा लिए। फिर कटार को कमर में बांध लिया और कूद कर एक घोड़े पर सवार हो गया। उसकी समझ में जिस दिशा में फ्रांसीसी सेना का पड़ाव था, उधर मुंह करके उसने घोड़े को एड़ लगा दी। जल्दी से जल्दी अपनी सेना के तंबू डेरे देखने की उतावली में उसने बेचारे घोड़े को, जो दिन भर की दौड़ से पहले ही चूर चूर हो गया था, इस बुरी तरह दौड़ाया कि उसके मुंह के सिरों से खून बहने लगा और वह थोड़ी देर के बाद लुढ़क कर मर गया। फ्रांसीसी सैनिक रेगिस्तान में अकेला, नितांत अकेला रह गया। प्राण बचाकर भागने वाले अपराधी में जितना दृढ़ निश्चय हो सकता है, उतने निश्चय के साथ वह पहाड़ी के ऊपर कुछ देर तक चढ़ता रहा, किंतु अंततः उसे रुकना ही पड़ा। इस समय एक पूरी रात धरती पर उतर आई थी, पूर्वी देशों की सुंदर, सुखद और सलोनी रात। किंतु आगे बढ़ना अब फ्रांसीसी के बूते से बाहर की बात थी। हाँ, उसका यह सौभाग्य अवश्य था कि वह एक ऐसे स्थान पर आकर रुका था जहां से ढलान शुरू होती थी और जहां खजूर के कुछ पेड़ यहाँ वहां पड़े हुए थे। ये पेड़ काफी दूर से उसे दिखाई पड़ रहे थे और उसके हृदय में मीठी आशाएं उत्पन्न कर रहे थे। वह इस समय इतना थका हुआ था कि अपनी सुरक्षा का कोई प्रबंध किए बिना ही पेड़ों के बीच में पड़ी हुई पत्थर की एक शिला पर लेट गया और लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। उसने यद्यपि अपने बचाव के लिए बड़े से बड़ा कदम उठा लिया था और वह स्वतंत्र हो गया था, किंतु सोने से पहले उसके मन में उदासी भर उठी थी। बल्कि अब जबकि वह अरबों से काफी दूर आ गया था, उसे उनका स्वतंत्र वंचर जीवन भला लगने लगा था। अगले दिन सवेरे की धूप ने उसे जगाया। सूरज की प्रचंड किरणें शिला पर सीधी पड़ रही थी और धूप असह्य हो रही थी। वह अनजाने में ही खजूर के पेड़ों की उस ओर सो गया था जिधर सूर्य उदय होना था। यदि वह पेड़ों की दूसरी ओर सोता तो हरे हरे पेड़ों की सुखद छाया धूप से उसका बचाव कर लेती। अपनी एकाकी शान में सिर उठाए हुए पेड़ों की ओर उसने देखा और उसके मन में एक सिहरन दौड़ गई। उसने पेड़ों की गिनती की, फिर चारों ओर नजर दौड़ाई और सहसा भयंकर निराशा ने उसके मन को दबोच लिया। जिधर भी उसने निगाह डाली, उधर ही सिवाय रेत के टीलों के उसे कुछ और भी दिखाई न दिया। बस चारों ओर क्षितिज तक काले भूरे रंग का रेत एक असीम समुद्र फैला पड़ा था। रेगिस्तानी धूप में रेत का तल फौलाद की तरह चमक रहा था। वह बर्फ के समुद्र जैसा भी लग रहा था, अथवा देखने में वह इतना साफ और चमकदार था मानो कांच की कोई झील हो। जलती हुई ओस की लहरें रेत के बदलते हुए तल के ऊपर चक्कर खाती हुई नाच रही थी। पूर्वी देशों की वह सीमाहीन आकाश बिल्कुल साफ पड़ा था।
उस आकाश में कहीं कुछ भी तो नहीं था जो सैनिक का ध्यान बटा लेता और उस असीम रिक्तता को तोड़ देता। धरती और आकाश मानो दोनों जल रहे थे। इस विशाल रेगिस्तान पर भयंकर निस्तब्धता छाई हुई थी। चारों ओर से एक प्रकार की निसीम विशालता सैनिक की आत्मा को मानो दबोचती दबाती जा रही थी। ना तो आकाश में कहीं बादल का कोई टुकड़ा था, ना वायु में तनिक सा कंपन, और ना ही रेत के तल में कहीं कोई अंतर। क्षितिज तलवार की धार की तरह साफ, चमकदार और तेज दिखाई पड़ रहा था। फ्रांसीसी ने एक पेड़ के तने को अपने बाहुपाश में भर लिया, मानो वह उसका कोई अनन्य मित्र हो। वह उनकी पतली सी छाया में बैठ गया और अपने चारों ओर फैले हुए हृदयहीन संवेदन शून्य दृश्य को देख देख कर रोने लगा। कुछ देर बाद वह मानो दृश्य की रिक्तता, निस्तब्धता और निर्जनता की जांच करने के लिए जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज ढलान पर से फैलती हुई शून्य में विलीन हो गई। उससे कहीं कोई प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं हुई। फ्रांसीसी की आयु 22 वर्ष की थी। उसने अपनी राइफल भर ली, किंतु तुरंत ही उसने अपना हथियार, जो उसे समस्त यातनाओं से क्षण भर में ही छुटकारा दिला सकता था, पुनः नीचे रख दिया और वह अपने आप से कहने लगा, लेकिन आखिर ऐसी भी जल्दी ही क्या है? सैनिक कभी विशाल नीले आकाश को देखता और कभी उदास रेत के समुद्र को। इन्हें देखते हुए उसका मन फ्रांस में जा पहुंचा। उसे पेरिस तथा फ्रांस के अन्य नगर जो उसके देखे हुए थे याद आए। फिर एक एक करके उसे अपने सब मित्र मुलाकाती याद आए और साथ साथ उसके जीवन की प्रत्येक घटना, यहाँ तक कि साधारण से साधारण और छोटी सी छोटी घटना भी उसे याद हो आई। किंतु थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि यह दिवा स्वप्न उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए वह उठ खड़ा हुआ और ढलान की दूसरी ओर थोड़ी दूर चला। यहाँ उसे उस पहाड़ी की चट्टानों के बीच में एक प्रकार की गुफा मिली। गुफा को देखकर सैनिक का मन संतोष और प्रसन्नता से भर उठा। गुफा के मुंह के सिरे पर फटे पुराने बोरिये का एक टुकड़ा पड़ा था, जिसे देखकर सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता था कि कभी यहाँ कोई मनुष्य रहता होगा। उसे यह देखकर और भी प्रसन्नता हुई कि उस ओर खजूर के पेड़ खजूरों से लदे हुए थे। जीवित रहने की उसकी इच्छा पुनः जागृत हो उठी। हो सकता है कि संयोग से कोई अरब निकट भविष्य में उधर से आ निकले। तब तक वह इन खजूरों तथा इस गुफा की कृपा से जीवित तो रह ही सकता है, या यह भी हो सकता है कि निकट भविष्य में उसे तोपों की आवाज सुनाई पड़ जाए, क्योंकि आखिर नेपोलियन तो अभी मिस्र देश में ही है। इन विचारों और आशाओं से प्रेरित होकर उसने झुकी हुई शाखाओं से खजूर के कई गुच्छे तोड़ लिए। जब उसने उस अप्रत्याशित खजूर भंडार में से एक खजूर चखा तो उसे विश्वास हो गया कि इन खजूर के पेड़ों को उस व्यक्ति ने ही बोया होगा जो यहाँ पहले रह चुका है, क्योंकि खजूर जंगली नहीं थे। वे अत्यंत सरस, मीठे और गूदेदार थे। भयंकर निराशा के स्थान पर अब उसका मन अलौकिक उल्लास से भर उठा। वह अब पुनः पहाड़ी की चोटी पर चढ़ा और जिन पेड़ों की छाया में वह रात को सोया था, उनमें से एक पेड़ को काटने में उसने दिन का शेष भाग व्यतीत कर दिया। पहाड़ी की तलहटी में चट्टानों के बीच में से एक पतला सा झरना निकल रहा था। सैनिक को रेगिस्तानी एवं जंगली जानवरों के संदर्भ में यह बात अस्पष्ट रूप से याद हो आई कि शायद पानी पीने के लिए वे
इस झरने पर आते रहते होंगे। इसलिए उसने गुफा के मुंह पर पेड़ का तना अड़ाकर अपना बचाव करने का निश्चय किया। कहीं कोई भयानक जंतु सोते में ही उसको न खा जाए। इस भय ने उसके अंदर पर्याप्त शक्ति भर दी थी, किंतु फिर भी उस दिन वह तने में से उचित लंबाई के टुकड़े नहीं काट सका। यद्यपि पेड़ काटने में वह सफल हो गया था। जब पेड़ गिरा तो उस समय लगभग शाम हो चुकी थी। उसके गिरने से एक भयंकर शोर हुआ, जिसकी गूंज दूर दूर तक पैदा हुई। उस समय ऐसा लगा मानो रेगिस्तान का सूना पर एक बार जोर से कराह उठा हो। आवाज को सुनकर सैनिक कांप उठा। उसे ऐसा लगा जैसे यह आवाज उसके भावी दुर्भाग्य की घोषणा करने वाली आकाशवाणी हो। किंतु हिम्मत बांधकर सैनिक पेड़ के हरे हरे बड़े बड़े पत्ते तोड़ने में लग गया। फिर वह उन पत्तों को उस फटे हुए बोरिए के साथ जोड़ने लगा, ताकि रात के समय वह उस पर लेट सके। दिन भर की तेज गर्मी और कठोर परिश्रम के कारण अब वह बुरी तरह थक गया था। इसलिए गुफा के मुंह में बोरिया डालकर वह उस पर लेट गया और तुरंत ही उसे गहरी नींद आ गई। लगभग आधी रात के समय एक विलक्षण असाधारण प्रकार की आवाज ने उसे जगा दिया। वह चौंक कर उठ बैठा। निस्तब्ध तथा अंधकार पूर्ण वातावरण में उसने सांसों की तेज आवाज सुनी। सांस जल्दी जल्दी लिए जा रहे थे और वे इतने तेज, सशक्त और भारी थे कि निस्संदेह वे किसी मनुष्य के नहीं हो सकते थे। उसका मन आतंकित हो उठा। चारों ओर के गहन निस्तब्ध अंधकार ने उसके साहस को जागृत होने से उसे और भी अधिक भयभीत कर दिया। उसे ऐसा अनुभव होने लगा मानो उसके हृदय की धड़कन बंद हो गई हो और उसकी नसों में रक्त जम गया हो। अपनी आंखों पर जोर देकर उसने उधर की ओर घूरा जिधर से सांसों की हवा आ रही थी। उसे दो धीमी सी पीली पीली रोशनियां अंधेरे में दिखाई पड़ी। पहले तो उसने सोचा कि संभवतः ये उसकी आंखों की किसी प्रकार के प्रतिबिंब होंगे, किंतु जब शनैः शनैः उसकी आंखें अंधकार में थोड़ा बहुत देखने की अभ्यस्त हो गई तो उसे एक विशालकाय जंतु के शरीर की रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। जंतु उसके निकट ही 2 फुट से भी कम दूरी पर लेटा हुआ था। यह सिंह है या शेर है या कोई मगरमच्छ है? सैनिक जंगली जानवरों के मामले में अनभिज्ञ सा था, इसलिए वह इस जानवर को पहचान नहीं सका। वह चूंकि अज्ञात वस्तु के अंदर एक अलग ही डर से निहित होता है, इसलिए सैनिक का डर और भी बढ़ गया। त्रस्त और शंकित हृदय से वह उन सांसों की आवाज को तथा उस आवाज के हल्के से उतार चढ़ाव को भी सुनता रहा। तनिक सा भी हिलने डुलने का साहस उसमें नहीं रहा। गुफा लोमड़ी की तीखी गंध से भरी हुई थी, किंतु यह गंध उससे भी अधिक भारी और अधिक तेज थी। उसने इस गंध को पहचानने के लिए 1-2 बार जोर का सांस लिया और उसका डर एकदम अपनी चरम सीमा पर आ पहुंचा, क्योंकि अब वह असंदिग्ध रूप से पहचान गया था कि उसका भयंकर साथी, जिसकी शाही गुफा का वह साझेदार बना हुआ है, वो कौन है। आकाश में चांद ने इस समय नीचे की ओर यात्रा आरंभ कर दी थी। थोड़ी ही देर में चांदनी धीरे धीरे गुफा में प्रवेश करने लगी और शनैः शनैः एक चीते की चित्तीदार खाल साफ दिखाई पड़ने लगी। मिस्र का राजा इस तरह सिमट सिकुड़ कर पड़ा हुआ था जैसे बड़े आकार का कोई कुत्ता किसी धनी आदमी के मकान के बाहर अपने कुत्ता घर में शांतिपूर्वक सोया हुआ हो। चीते ने आंखें खोलकर क्षण भर के लिए सैनिक को देखा और फिर आंखें बंद कर ली। कुछ ही क्षणों में बंदी के मस्तिष्क में हजारों विचार कौंध गए।
क्या वह चीते को राइफल की गोली से भून डाले? किंतु दोनों के बीच इतना फासला नहीं था कि वह राइफल की नाल को सीधा कर सकता, और यदि वह बीच में जाग उठा तो? इस विचार ने उसे निश्चेष्ट कर दिया। इस निस्तब्धता में भी वह अपने भयभीत हृदय की धड़कन की तेज आवाज सुन सकता था। वह इस आवाज से परेशान हुआ। यह कमबख्त आवाज उसके कोई उपाय सोचने से पहले ही कहीं चीते को जगा न दे। इस बार उसने अपना छुरा उठाया और साहस से काम लेकर अपने शत्रु के शरीर में उसे घोंपने का विचार किया। किंतु फिर उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो चीते की मोटी सख्त खाल में उसका छुरा छेद ही ना कर सके, इसलिए उसने यह विचार भी छोड़ दिया। मेरे प्रयास में यदि गड़बड़ हो गई तो मेरी मृत्यु तो निश्चित है, उसने शांति के साथ सोचकर निर्णय लिया। सब बातों पर विचार करने के बाद उसे भाग जाने का उपाय ही अधिक अच्छा लगा। यद्यपि इस उपाय में भी खतरा अवश्य था। अंत में उसने निर्णय किया कि उसे भोर होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। भोर होने में अब बहुत देर नहीं थी, अतः अब वह शांति के साथ बैठकर चीते का अच्छी तरह से प्रेक्षण करने लगा। उसने देखा कि चीते के जबड़े लहू से भरे हुए हैं। सैनिक ने सोचा, यह साफ है कि चीता खूब पेट भरकर गुफा में लौटा है। किंतु सैनिक के मन में उस समय यह शंका नहीं उठी कहीं चीता किसी मनुष्य का मांस खाकर तो नहीं आया है। उसने तो केवल इतना ही सोचा कि चीता उठेगा तो वह उस समय भूखा नहीं रहेगा। यह मादा चीता थी। उसके पेट और जांघों की रोएदार खाल बिल्कुल सफेद थी। छोटे छोटे काले मखमली धब्बों से उसके पंजों के चारों ओर पायलें सी बन गई थी। उसकी लंबी घनी तथा नर चीतों जैसी मोटी पूंछ भी सफेद थी, जिसके निचले सिरे पर काले रंग के छल्ले बने हुए थे। उसकी पीठ सुनहरी रंग की और अत्यंत मुलायम और चिकनी थी। पीठ पर गुलाब की शक्ल की काली चित्तियां पड़ी हुई थी, चित्तियां जो चीते की विशिष्ट निशानी है। गुफा की रौद्र मालकिन चुपचाप ऐसे सुंदर ढंग से सो रही थी जैसे कोई शाही पालतू बिल्ली किसी गद्दे पर आराम कर रही हो। लहू से सने हुए उसके दो अगले मर्दाना पंजे, जिनके आगे बलिष्ठ तेज बड़े बड़े नाखून निकले हुए थे, उसके शरीर के सामने फैले हुए थे और उन पर उसका सिर टिका हुआ था। मुंह के पास से चांदी के तारों जैसे सफेद नुकीले तेज बाल निकल रहे थे। यदि वह जंतु पिंजरे में होता तो निस्संदेह सैनिक उसके सौंदर्य की उन विविध और परस्पर विरोधी रंगों की, जिसके कारण उसकी खाल इतनी शानदार लग रही थी, प्रशंसा किए बिना ना रहता। किंतु इस समय तो वह डर और आतंक ही उत्पन्न कर रही थी। यद्यपि इस समय मादा चीता सो रही थी, फिर भी उसकी उपस्थिति का सैनिक पर वही प्रभाव पड़ रहा था जो सांप की चुंबकीय आंखों का बुलबुल पक्षी पर सुना जाता है। चाहे आग और मृत्यु उगलने वाली तोप के सामने सैनिक का मन प्रसन्नता से उछलने लगता था, फिर भी इस भयानक जंतु के सामने उसका साहस और पौरुष हतप्रभ हो गए थे। फिर सैनिक के मन में सहसा एक वीरतापूर्ण विचार उत्पन्न हुआ और उसके माथे से टपकने वाला पसीना सूख गया। उन लोगों की भांति जो असह्य पीड़ा से प्रेरित होकर अंततः मृत्यु का सामना करने के लिए अपना मन फौलाद जैसा मजबूत बना लेते हैं, उसने सोच लिया कि उसकी स्थिति किसी दुखांत नाटक के नायक जैसी है और उसे अंतिम पटाक्षेप तक अपना पाठ पूरे मनोयोग से अदा करना चाहिए। हो सकता है कि अरब लोग मुझे परसों ही जान से मार डालते, पर आज भी मैं जिंदा हूं, यह सोचकर उसने अपने मन को ढांढस बढ़ाया। अंततः यह सोचकर कि उसकी स्थिति पहले ही लगभग एक मृतक के समान है,
वह कुतूहल और डर की मिश्रित भावना के साथ वीरता पूर्वक अपने प्रतिपक्षी के जागने की प्रतीक्षा करने लगा। सूर्योदय के साथ ही मादा चीते ने एकदम आंखें खोली। फिर उसने अंगड़ाई के तौर पर अपने पंजे सीधे किए, मानो वह शरीर की सुस्ती और अकड़ाहट दूर कर रही हो। फिर उसने एक जम्हाई ली और भयानक दांतों तथा मुड़ी हुई जीभ का, जो लोहे की जाली सी की भांति खुरदुरी थी, प्रदर्शन किया। फिर सहसा मादा चीता पहलू के बल लुढ़क गई। उस समय उसका भाव एक विलासिता नारी जैसा था। सैनिक को ऐसा लगा जैसे मादा चीता बिस्तर पर लेटी हुई है किसी स्त्री की भांति और अपनी चंचल अदा दिखा रही है। मादा चीते ने मुंह और पंजे पर लगा हुआ लहू चाटा और फिर एक पंजे से बड़ी मोहक अदा के साथ अपना सिर खुजलाया। बेहतर, पहले अपने आप को साफ सुथरा कर लो, सैनिक ने मन ही मन कहा। बाद में हम एक दूसरे को नमस्कार करेंगे। इस समय सैनिक के मन में उत्फुल्लता और साहस का संचार पुनः आरंभ होने लगा। उसने वह छुरा जो अरबों के पास से उठा लिया था, हाथ में थाम लिया। अब मादा चीते ने अपना सिर सैनिक की ओर घुमाया और उस पर दृष्टि गिरा दी। उसकी धातु जैसी आंखों की स्थिरता तथा असह्य तीव्र निर्मलता को देखकर सैनिक कांपने लगा और जब मादा चीता उठकर उसकी ओर बढ़ने लगी तो सैनिक के होश उड़ गए। किंतु उसने चीते को अपने समीप आने दिया और साथ ही अपनी आंखों में असीम स्नेह भरकर उसने मादा चीते की आंखों से अपनी आंखें लड़ा दी, मानो वह उसे हिप्नोटिज्म के साथ प्रभावित करने का प्रयास कर रहा हो। फिर इतनी मधुरता, कोमलता और प्यार के साथ जैसे वह एक अत्यंत सुंदर मोहिनी नारी हो, सैनिक ने अपना हाथ मादा चीते के शरीर पर फेरा, सिर से पूंछ तक, और पीली रोएदार खाल के नीचे रीढ़ की हड्डी को खुजलाया। मानो विलासपूर्ण ढंग से मादा चीते ने पूंछ ऊपर को उठाई और साथ ही उसकी आंखों में नरमी आ गई। जब सैनिक ने फुसलाने वाली इस क्रिया को, जिसे वह जानबूझकर ही कर रहा था, तीसरी बार किया तो मादा चीता बिल्ली की बातें घुरघुराने लगी। किंतु उसकी आवाज बड़े गहरे और सशक्त गले से आ रही थी। जिस तरह किसी चर्च के ऑर्गन बाजे की आवाज गूंज उठती है, उसी तरह आवाज गुफा में गूंज उठी। मादा चीते को प्रसन्न करने वाली प्रेमाभिव्यक्ति की इस क्रिया के महत्व को अच्छी तरह समझकर सैनिक अब दुगुने उत्साह और दुगुने वेग से इस क्रिया को करने लगा। यद्यपि वह इस उद्यत नारी को पूरी तरह मस्त और जड़वत कर दे। अब उसे यह अनुभव होने लगा था कि वह अपने चंचल साथी की उच्छृंखलता को नरम करने में सफल हो गया है, जिसकी भूख सौभाग्य से पिछली रात मिट चुकी थी। तो वह उठा और गुफा से बाहर निकलने लगा। मादा चीते ने पहले तो उसे जाने दिया, किंतु जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो मादा चीता ऐसी फुर्ती से छलांग लगाती हुई उसके पास आ पहुंची, मानो वह पेड़ की शाखाओं पर खुदकने वाली कोई चिड़िया हो। फिर वह उसकी टांगों से अपने शरीर को रगड़ने लगी और बिल्ली की भांति अपनी कमर के बीच में से ऊपर को उठाकर उसने कमान सी बना ली। अब उसकी दृष्टि में पहले जैसी तीक्ष्णता एवं स्थिरता नहीं थी। इन नरम आंखों से उसने अपने अतिथि की ओर निहारा और एक ऐसी तीव्र आवाज निकाली जैसे लकड़ी में आग जलने से आती है। यह तो अभी और बहुत सा प्यार मांग रही है, सैनिक ने मुस्कुराते हुए कहा। अब सैनिक उसके कानों के साथ खेलने लगा। फिर उसने उसके पेट को सहलाया और फिर उसके सिर को अपने नाखूनों से खुजलाया। इन क्रियाओं से उसे पहले से भी अधिक सफलता मिली
और उसका साहस बढ़ गया। उसने अब छुरे की नोक से उसकी खोपड़ी को गुदगुदाया और साथ ही वह उसे मार डालने का अवसर भी ढूंढता रहा। किंतु ओह, चीते की हड्डियां कितनी मजबूत थीं। यदि वह उसे मारने में असफल हो गया तो? सैनिक की सहलाने खुजलाने की क्रियाओं को रेगिस्तान की रानी ने पसंद किया और अनुमोदन के रूप में अपना सिर ऊंचा उठाया और अपनी गर्दन आगे को बढ़ा दी। उसकी चुप्पी उसके आनंद को व्यक्त कर रही थी। सैनिक के मन में सहसा विचार आया कि चीते को एक ही वार में मार डालने का केवल यही उपाय हो सकता है कि उसकी गर्दन में छुरा घोंप दिया जाए। वह छुरा उठाने ही वाला था कि मादा चीता, जो उसकी प्रेमाभिव्यक्ति से अभिभूत सी हो गई लगती थी, बड़ी शान से उसके पांव पर लौट गई और उसे ऐसी दृष्टि से देखने लगी जिसमें कोमलता के साथ क्रूरता का भी मिश्रण था। बेचारा सैनिक एक पेड़ के तने के सहारे खड़ा हो गया और खजूरें खाने लगा और आंखें गड़ा गड़ा कर रेगिस्तान पर दूर दूर तक निगाह फेंकने लगा कि शायद कहीं किसी सहायता का चिन्ह दिखाई पड़ जाए। किंतु साथ ही अपने साथी की ओर भी एक सचेत दृष्टि से देखता, क्योंकि उसकी दया पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता था। मादा चीता उस स्थान को देखती रही जहां खजूर की गुठलियां एक एक कर गिर रही थी और उसकी आंखों में गहरा संदेह भर उठा। उसने बड़ी सावधानी के साथ अपने बंदी का परीक्षण किया। उसका अंतिम निर्णय बंदी के पक्ष में ही होगा, क्योंकि जब सैनिक अपना सूक्ष्म सा भोजन समाप्त कर चुका तो मादा चीता अपनी विशाल खुरदुरी जीभ से उसके जूते चाटने लगी और तुरंत ही जूतों की तड़ेरों के बीच से धूल इस तरह साफ हो गई मानो किसी जादू ने उन्हें साफ कर दिया हो। किंतु जब इसे भूख लगनी शुरू होगी तब क्या होगा, सैनिक सोचने लगा। यद्यपि यह विचार के आते ही वह कांप उठा, किंतु न जाने क्यों तुरंत ही, शायद कुतूहलवश, वह मादा चीते के शरीर के विभिन्न अंगों के अनुपात का अनुमान लगाने लगा। निश्चय ही वह अपनी जाति के सुंदरतम प्राणियों में से होगी। उसकी ऊंचाई 3 फुट और पूंछ को छोड़कर सारे शरीर की लंबाई 4 फुट थी। पूंछ जो हाशिए की तरह मुड़ी हुई थी और एक अचूक हथियार के समान लग रही थी, 3 फुट लंबी होगी। उसका सिर जो सिंह के सिर जितना बड़ा था असाधारण रूप से सुंदर था। उसका स्वभाव यद्यपि मुख्यतः शेर की तरह तीखी क्रूरता का था, किंतु साथ ही उसकी दृष्टि में एक प्रकार के मोहक नारित्व की झलक भी थी। और इस समय तो एकाकी रानी के चेहरे पर विलासितापूर्ण आमोद प्रमोद का भाव स्पष्ट हो रहा है। मांस से उसका पेट भरा हुआ था और अब वह खेलने के लिए उद्यत थी। सैनिक ने इधर उधर टहलकर देखा। मादा चीते ने उसके इस काम में कोई रुकावट नहीं डाली। वह आंखों से उसका पीछा करके ही संतुष्ट बैठी रही। सहसा सैनिक की दृष्टि झरने की ओर गई। वहां उसने अपने घोड़े के शरीर का अवशेष देखा। यह बात स्पष्ट प्रकट थी कि मादा चीता घोड़े के शव को वहां घसीट कर ले आई थी। उसका लगभग 2/3 भाग खा लिया गया था। सैनिक इस बात पर पुनः आश्वस्त हुआ। चीते की रात के समय की अनुपस्थिति का तथा स्वयं उसके प्रति चीते के आदर भाव का कारण अब साफ साफ उसकी समझ में आ रहा था। सौभाग्य की इस पहली कृपा ने भविष्य के लिए भी उसके मन में आशा का संचार कर दिया और उसके मन में यह बेतुका विचार पैदा हुआ कि यदि वह चीते को प्रसन्न रख सके और उसकी कृपा दृष्टि अपने पक्ष में बनाए रख सके तो उसे दिन का शेष भाग भी चीते के साथ रहकर ही बिता लेना चाहिए। जब सैनिक पलटकर पुनः मादा चीते के पास आया तो उसने हर्षपूर्वक देखा कि वह अपनी पूंछ बहुत धीरे धीरे हिला रही है। अब वह उसके निकट बैठ गया।
दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगे। सैनिक ने उसके पंजों और मुंह को हाथों से पकड़ा, उसके कान मरोड़े, उसके शरीर को उल्टा पुल्टा और बड़ी तेजी से गरम गरम रेशमी पहलुओं को खुजाने लगा। मादा चीते ने सैनिक की क्रियाओं का तनिक भी विरोध नहीं किया, और जब सैनिक उसके पंजों के रोए बिठाने का प्रयास करने लगा तो उसने बड़ी सावधानी से छुरियों की भांति मुड़े हुए अपने तेज नाखून पंजों के अंदर घुकेड़ लिए। सैनिक ने एक हाथ से अब भी छुरा थाम रखा था और उसे अत्यधिक विश्वासपूर्ण चीते के पेट में घुसेड़ देने का विचार उसने पूरी तरह छोड़ा नहीं था, किंतु उसे डर यह लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि मरती हुई मादा चीता उसे अपने पंजों में दबोच ले और उसका कचूमर निकल जाए। उस डर के अतिरिक्त उसके मन में अब इस निरीह प्राणी की हत्या करने के विचार से झिझक भी पैदा होने लगी थी। उसे इस समय ऐसा लग रहा था मानो इस असीम रेगिस्तान में उसे एक मित्र, एक साथी मिल गया है। उसके मन में अपनी प्रथम प्रेमिका की याद जाग उठी, जिसे वह व्यंग से मिग्नोन यानी ईर्ष्या की देवी कहा करता था, क्योंकि वह बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु थी। जितनी देर भी वह उसके पास रहता था उसे उस चाकू का डर चढ़ा रहता था, जिससे वह उसकी प्रेमिका उसे धमकी देती रहती थी। युवावस्था की उस बात से उसके मन में विचार उठा कि मादा चीते का वही नाम रख दिया जाए और फिर देखा जाए कि वह इस नाम से बुलाने पर उत्तर देती है या नहीं। इस समय उसे अपने उस प्रेमिका की अपेक्षा उस मादा चीते की फुर्ती, चुस्ती और सुंदरता की प्रशंसा करने में उसे कम डर लग रहा था। दिन का अंत होने तक वह अपनी भयावह स्थिति से अभ्यस्त हो चुका था। यही नहीं, उस स्थिति में उसे एक प्रकार का मजा भी आने लगा था। जब भी वह मादा चीते को मिग्नौन का नाम से पुकारता, वह तुरंत उसकी ओर आंखें उठाकर देखने लगती। सूर्यास्त होते ही मादा चीते ने गहरी उदास गुर्राहट की एक ध्वनि एक साथ कई बार उत्पन्न की। शायद यह प्रभु की प्रार्थना कर रही है, इसका पालन पोषण अच्छे ढंग से हुआ है। सैनिक के मन में यह परिहासपूर्ण विचार इसलिए आया कि मादा चीते का व्यवहार अभी तक शांतिपूर्ण बना हुआ था। आओ मेरी जान, पहले तुम्हें सोना चाहिए। सैनिक ने इस उद्देश्य से यह बात सोची कि मादा चीते के सोते ही वह भाग निकलेगा। उसे आशा थी कि उसके तेज और बलिष्ठ पांव संभवतः उसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा ही देंगे। तीव्र बेचैनी से उसने उचित अवसर की प्रतीक्षा की और जब वह समय आया तो वह तेजी से नील नदी की ओर चल पड़ा। वह रेत पर से चलता हुआ कठिनाई से 1 मील दूर ही पहुंचा होगा। उसने अपनी ओर लपकती हुई मादा चीते की आवाज सुनी। थोड़ी थोड़ी देर बाद वह आरे के चलने का सा शब्द कर रही थी। सैनिक चीते के भारी पदचाप से भी अधिक उस आवाज से त्रस्त हो उठा। स्पष्ट है कि वह मुझे चाहने लगी है, सैनिक ने सोचा। शायद आज से पहले यह किसी से नहीं मिली है और शायद यह इसका पहला प्रणय है। ठीक उसी क्षण एक रेतीली दलदल में फंस गया वह, जो कि रेगिस्तान के यात्रियों के लिए भयानक संकट उत्पन्न कर देती है और जिसमें एक बार फंसकर उससे बाहर निकलना असंभव होता है। जो ही वह दलदल में फंसा, भय के मारे उसकी चीख निकल गई, किंतु उसी क्षण मादा चीते ने दांतों से उसका कॉलर पकड़ा और मानो जादू के जोर से पलक झपकते ही पीछे की ओर से एक सशक्त छलांग लगाकर उसे साफ बचा लिया। मिग्नॉन, सैनिक चिल्लाया और स्नेह के आवेश में उसे जोर जोर से थपथपाने लगा। अब हम पुनः मिल गए हैं, चाहे इस मिलन में हमारी भलाई निहित हो या बुराई, किंतु याद रखो मेरे साथ गड़बड़ ना करना। सैनिक गुफा में वापस चला गया।
अब के बाद सैनिक के लिए रेगिस्तान निर्जन नहीं रहा था। इसमें उसके लिए एक प्राणवान जीव निवास करता था, जिससे वह बातचीत कर सकता था। एक प्राणी जिसकी जंगली, निर्दय और हिंसक प्रकृति उसके लिए इतने विलक्षण ढंग से बदल गई थी, किंतु वह इस बात की व्याख्या करने में नितांत असमर्थ था कि इस अद्भुत और साधारण मित्रता का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। सैनिक के मन में पक्का विचार बना हुआ था कि सारी रात जाग कर बल्कि खड़े खड़े बिताएगा, किंतु फिर भी अंततः उसे नींद ने दबोच ही लिया। जब रात में उसकी एक बार आंख खुली तो उसने देखा कि मिगनाउन वहां नहीं है। वह पहाड़ की चोटी पर जा चढ़ा। तुरंत ही मादा चीता छलांगे मारती हुई उसकी ओर लपक आई। जब वह उसके बिल्कुल समीप आ गई तो सैनिक ने देखा कि उसका मुंह आज फिर लहू से सना हुआ है। सैनिक ने उसे थपथपाया और मादा चीते ने उसका प्यार स्वीकार करके अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए बिल्ली की भांति घुर्र घुर्र शब्द का प्रयोग किया। जब उसने अपने मित्र से आंखें मिलाई तो पहले दिन की अपेक्षा उसकी आंखों में आज अधिक स्नेह था। सैनिक बड़े दुलार से उससे बातें करने लगा, मानो वह कोई पालतू पशु हो। तुम तो बड़ी प्यारी लड़की हो ना? इसलिए हमें एक दूसरे का साथ पसंद है। क्यों? हम अरबों को खा रहे हैं ना, और क्यों ना खाएं? हमारे जैसे पशु यही पसंद करते हैं, है ना? लेकिन ध्यान रहे कि फ्रांसीसियों को चबाना ना शुरू कर देना, अन्यथा मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगा। सैनिक ये बातें बड़बड़ा रहा था। इस समय मादा चीता अपने मित्र से इस तरह खेल रही थी जैसे पालतू बिल्ली अपने मालिक के साथ खेलती है। सैनिक मादा चीते के शरीर को उलट पुलट रहा था, उसे पीट रहा था, उसे थपथपा रहा था, और मादा चीता बड़ी प्रसन्नता के साथ ये सब करने दे रही थी। कभी कभी वह अपने भारी पंजे से सैनिक को थाप देकर मानो उसे खेल जारी रखने के लिए प्रेरित भी करती रहती थी। इस तरह कई दिन बीत गए। अब चूंकि सैनिक अकेला नहीं रहा था, इसलिए वह मन ही मन रेगिस्तान के उदात्त सौंदर्य की प्रशंसा करने लगा। फिर भी कभी कभी वह भयभीत हो जाता और कभी शांत। सोचने के लिए उसके पास दो स्थायी विषय थे, एक उसका भोजन और दूसरा उसका साथी। उसका मन परस्पर विरोधी भावों में बटा रहता था। जीवन इस बातों से भरा रहता था। एकांत उसके मन उसके सामने जीवन के रहस्य खोल कर रखता था। ऐसे वातावरण में जीवन की मोहकता उसके मन पर पूरी तरह छा गई। सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्यों में अब उसे अद्वितीय सौंदर्य दिखाई देने लगा। कभी कभी आकाश में कोई पक्षी उड़ता हुआ दिखाई दे जाता तो उसके पंखों की फड़फड़ाहट सुनकर उसका मन हर्ष विभोर हो उठता। बादलों के बदलते हुए विविध रंगों को देखकर उसके मन में प्रफुल्लता भर जाती। रात के समय रेगिस्तानी हवा रेत में लहरें उत्पन्न कर देती। रेत अपने चेहरे की आकृति प्रतिक्षण बदलता और चंद्र ज्योत्सना इस परिवर्तनशील लहलहाते हुए रेत के समुद्र से खेलती हुई अलौकिक सौंदर्य का दृश्य उपस्थित करती रहती। वह पूर्वी देशों के खुले, साफ, चमकदार दिन का सौंदर्य तो देखता ही, साथ ही जब कभी रेगिस्तान में आंधी चलती और रेत का लाल कुहरा सा चारों ओर छा जाता और रेत के विशालकाय बादल उड़ने लगते, तो इन तूफानों के भयानक सौंदर्य से वह अभिभूत हो जाता। शाम का समय अब बहुत सुहावना होने लगा था। शाम होने के थोड़ी देर बाद ही आकाश तारों से भर जाता था और ठंडी हवा चलने लगती थी। कई बार उसे लगता मानो आकाश में संगीत हो रहा है। इस एकाकी जीवन ने उसे वह आनंद भी प्रदान किया जो दिवा स्वप्नों के द्वारा प्राप्त होता है।
वह अपने बीते जीवन की साधारण से साधारण घटनाओं को याद करता और अपने वर्तमान तथा अतीत की आपस में तुलना किया करता। और चूंकि आदमी को कोई न कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे उसका दिल लगा रहे, इसीलिए वह धीरे धीरे मादा चीते को दिल से चाहने लगा, उसे प्यार करने लगा। मादा चीते ने उसकी जान छोड़ दी थी, या तो इस कारण कि उसने अपनी सशक्त इच्छा शक्ति द्वारा उसे अपने वश में कर लिया था, या फिर शायद इस कारण कि रेगिस्तान में जो भयंकर युद्ध चल रहा था उसकी कृपा से मादा चीते को भरपेट भोजन आसानी से प्राप्त हो जाता था। मादा चीते को इतनी आज्ञाकारिणी देखकर सैनिक का भय बिल्कुल दूर हो गया। वह अपना अधिकांश समय सोकर व्यतीत करता, किंतु साथ ही जाले के अंदर बैठी हुई मकड़ी की भांति वह सदा जागरूक रहकर इस प्रतीक्षा में रहता कि यदि कोई व्यक्ति क्षितिज के उस पार से आता दिखाई दे जाए और उसे बच निकलने का कोई अवसर मिलता दिखाई दे तो अवश्य उस अवसर से लाभ उठा ले। उसे अपनी कमीज का झंडा बनाकर उसे एक ऐसे पेड़ पर टांग दिया जिस पर एक भी पत्ता नहीं था। स्थिति की विकटता से प्रेरित होकर वह एक लंबी छड़ी से उसे जब तब हिलाता रहता था। हो सकता है कि हवा ठीक ऐसे समय पर उसे ना हिलाए जब संयोग से कोई यात्री उधर आंखें उठाकर देख रहा हो। कई बार आशा पूरी तरह उसका साथ छोड़ जाती। उस समय वह मादा चीते के साथ खेलना शुरू कर देता। उसके लिए यह परम आवश्यक था कि वह चीते के विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति का रूप समझ ले और उसकी विभिन्न आवाजों का अर्थ पहचान ले। वह अपने साथी से इतना अधिक परिचित हो गया था कि उसे चीते की सुनहली खाल पर बनी हुई एक एक काली चित्ती का ज्ञान था। यदि वह मादा चीते की मोटी और बलिष्ठ पूंछ के निचले मोटे गुच्छे को पकड़ उस पर बने हुए सफेद और काले छल्लों को गिनने लगता तो उसकी इस चेष्टा पर भी मादा चीता अब बुरा न मानती थी। वह चीते के विभिन्न अंगों की रेखाओं के संबंध में सोचकर प्रसन्न होता। उसे जब उसका सफेद पेट और विशाल सिर बहुत सुंदर लगने लगे थे, किंतु उसे सबसे अधिक प्रसन्नता चीते को खेलते हुए देखकर मिलती थी। चीते का अंग संचालन बहुत फुर्तीला था। उसमें यौवन का सजीलापन और लचीलापन कूट कूट कर भरा हुआ था। उसकी क्रीड़ाओं को देखकर सैनिक चकित हो उठता। जब मादा चीता उछलती, कूदती, दुबक जाती या एकदम छलांग मारती तो सैनिक उसकी फुर्ती की प्रशंसा किए बिना न रह पाता। चाहे वह कितनी ही तीव्र गति से किसी ओर भाग रही होती या उसके पंजों के नीचे चाहे कितनी ही चिकनी फिसलने वाली चट्टान होती, मिगनौन शब्द सुनते ही वह एकदम रुक जाती और पलट जाती। एक दिन बहुत बड़ा सा पक्षी उधर आ निकला और तेज चमकती धूप में उसके सिरों पर मंडराने लगा। सैनिक मादा चीते पर से आंखें हटाकर इस नवागंतुक को देखने लगा। जरा सी देर में उपेक्षित राजकुमारी ने गहरी गुर्राहट का शब्द किया। मैं शर्त लगा सकता हूं कि उसे ईर्ष्या हो रही थी, सैनिक ने ऊंचे स्वर में कहा था। मादा चीते की आंखों में इस समय वही पुरानी क्रूरता झलक रही थी। इस दृष्टि से देखने और इसका अर्थ समझने में सैनिक को देर नहीं लगी। सैनिक ने दोहराया, हे ईर्ष्या की देवी, जैसे इसके शरीर में किसी स्त्री की आत्मा हो। सैनिक मन ही मन मादा चीते के भरे हुए सुडौल सुंदर कूल्हों की प्रशंसा करने लगा, जिन्हें इस समय मादा चीते ने दुबका रखा था। इसी बीच में पक्षी कहीं दूर उड़ गया। सैनिक सोच रहा था, मादा चीता सचमुच कितनी सुंदर है। इसका शरीर कितना कमनीय और कितना जवान है। यह किसी युवा स्त्री की भांति ही सलोनी और मोहिनी है। उसकी खाल का सुनहरा रोआं अदृश्य रूप से उसकी जांघों के भूरे सफेद रंग से जा मिला है।
अत्यधिक चमकीली धूप ने इस जीवित स्वर्ण को तथा इन भूरी काली चिट्टियों को एक अत्यंत सुंदर आभा प्रदान करती है। और इन सब का सामूहिक प्रभाव यह है कि इस प्राणी में एक ऐसा सौंदर्य पैदा हो गया है जिसका शब्दों द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। सैनिक तथा मादा चीते ने एक दूसरे की आंखों में झांक कर देखा। दोनों एक दूसरे के मन की भावनाओं को पूरी तरह समझ रहे थे। सैनिक अपने नाखूनों से मादा चीते का सिर खुजलाने लगा। मादा चीते का शरीर सिहर उठा। उसकी आंखों में एक बार तो चिंगारियां सी निकली, किंतु फिर सहसा उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सैनिक इस समय ध्यान से रेगिस्तान की इस रानी को निहार रहा था और सोच रहा था, यह रेगिस्तान के रेत की तरह ही सफेद और सुनहरी है, उसी की भांति अकेली, उसी की भांति जलती हुई। अंत में वह अपने आप से कहने लगा, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं, इसके अंदर भी मानवीय आत्मा जैसी ही आत्मा है। इतनी कहानी सुनकर मेरी मित्र ने अधीर होकर पूछा, खैर मैंने मादा चीते की सुंदरता की प्रशंसा तो सुन ली, अब यह बतलाओ कि इन दो प्राणियों की इस अद्भुत और साधारण मैत्री का अंत क्या हुआ? ठीक यही बात तो अब मैं तुम्हें बतलाना चाहता था। अन्य सब प्रणय कथाओं की भांति ही इस प्रणय का भी अंत एक गलतफहमी द्वारा हुआ। तुम जानती ही हो यह कब किस तरह होता है, एक दूसरे पर विश्वासघात का आरोप, जिसका समाधान गर्व और हठ करने नहीं देते, और अंत में झगड़ा। और कई बार प्यार के क्षण में एक मीठी नजर, एक संकेत ही काफी हो सकता है। खैर तुम कहानी पूरी करो। कहानी का अंत ठीक तरह से बतलाना बहुत कठिन है, किंतु सैनिक ने शैंपेन का आखिरी घूंट पीने के बाद जो कहानी सुनाई, उसे यदि मैं तुम्हारे सामने दोहरा दूं तो तुम उसका आशय ठीक ठीक समझ जाओगी। सैनिक ने अंत में कहा था, मुझे पता नहीं कि मैंने उसके साथ क्या कर दिया था, किंतु वह भयंकर क्रोध के साथ मुझ पर झपटी और अपने तेज दांतों से उसने मेरा पांव काट खाया। उसने बहुत जोर से तो नहीं काटा था, किंतु मुझे ऐसा लगा कि वह मुझे चबाने जा रही है, इसलिए मैंने अपना छुरा उसकी गर्दन में भोंक दिया। वह लुढ़क गई और लुढ़कते हुए उसने ऐसा चित्कार किया कि उसे सुनकर मेरे हृदय का लहू जम गया। जिस समय वह मृत्यु पीड़ा से छटपटा रही थी, उस समय उसकी आंखों में नाम मात्र को भी घृणा नहीं थी। मैं उसे पुनः जीवित करने के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैंने किसी मानव की हत्या कर डाली है। जो सैनिक संयोग से मेरा झंडा देखकर मुझे बचाने के लिए आए, उन्होंने मुझे रोते हुए पाया। तो साहब, सैनिक तनिक रुककर बोला, तब के बाद मैंने जर्मनी में, स्पेन में, रूस में तथा फ्रांस में भी लड़ाइयां लड़ी हैं। इन सब देशों में तथा अन्य देशों में भी मैं बहुत घूमा हूं, किंतु रेगिस्तान जैसी जगह मैंने कहीं नहीं देखी। वह सबसे अधिक सुंदर चीज है। तुम आखिर वहां अनुभव क्या करते थे? मैंने पूछा। मेरे दोस्त, उसे बतलाने के लिए मेरे पास उपयुक्त शब्द नहीं है। वैसे यह बात नहीं है कि मैं हर समय ही अपने खजूरों के कुंज और अपने मादा चीते को याद करता रहता हूं। केवल उदासी के समय ही मुझे उनकी याद सताती है। वास्तव में बात यह है कि रेगिस्तान में कुछ भी नहीं है, फिर भी वहां सब कुछ है। क्या मतलब? मतलब यह है, उसने अधीर होकर कहा, कि वहां भगवान है, मनुष्य नहीं है। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में फ्रांसीसी लेखक बाल्जाक की कहानी रेगिस्तान में प्रणय।
आप जुड़े रहिए किस्सा कहानी के साथ। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।